नमस्कार। आज हम फूलों की रंगीन और खुशबूदार दुनिया के अंदर झांकने वाले हैं। हाँ, फूल जो हमें इतने सुंदर लगते हैं। बिल्कुल, पर ये सिर्फ खूबसूरत नहीं होते। असल में ये पौधों के प्रजनन अंग हैं और इनके जरिए बीज और फल बनने की जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। जी हमारे पास जो जानकारी है वो काफी गहरी है, थोड़ी साइंस चैप्टर जैसी लग सकती है। हाँ, थोड़ी तकनीकी है। पर हमारा मिशन ये है कि इसमें से सबसे जरूरी और मजेदार बातें निकाल कर समझें कि कैसे ये छोटे छोटे फूल हमारी पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। हम सब फूलों को, आप जानते हैं, उनकी सुंदरता के लिए या पूजा पाठ में, सजावट में इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल। पर असल में ये पौधे की अगली पीढ़ी तैयार करने की एक बहुत ही जटिल फैक्ट्री है। बिल्कुल सही कहा। जीव विज्ञान की नजर से देखें तो फूल का हर हिस्सा, उसका रंग, उसकी खुशबू, सब कुछ वो लैंगिक प्रजनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही है। अच्छा, ये सब पौधे को अपना वंश आगे बढ़ाने में मदद करता है। और हाँ, इस समझ को बढ़ाने में भारत के एक महान वैज्ञानिक पंचानन महेश्वरी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ओहो, पंचानन महेश्वरी जी, खासकर भ्रूण विज्ञान मतलब एम्ब्रियोलॉजी के क्षेत्र में। तो चलिए फिर देर किस बात की, इस प्रक्रिया को करीब से समझते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? हाँ, फूल के मुख्य प्रजनन हिस्सों से। ठीक है। तो किसी आम फूल में दो तरह के हिस्से होते हैं जो प्रजनन के लिए सबसे जरूरी हैं। एक है नर भाग, पुमंग कहते हैं उसको, और उसकी इकाई है पुंकेसर, स्टेमन। जी, पुंकेसर। और दूसरा है मादा भाग, जिसे जायांग कहते हैं, और उसकी इकाई है स्त्री केसर, पिस्टिल या कार्पेल। सही। पुंकेसर में बनते हैं परागकण, पॉलन ग्रेन्स, जिनमें नर कोशिकाएं होती हैं। और स्त्री केसर के अंदर होते हैं बीजांड, ओव्यूल्स, जहां मादा कोशिका या कह लें अंड कोशिका, एग सेल, वो बनती है। अच्छा, तो इन दोनों का सही से बनना और फिर इनका मिलना, यही बीज बनने की पहली शर्त है, आप कह सकती हैं। तो पहले नर हिस्से को देखें, पुंकेसर। हाँ बिल्कुल। इसमें एक डंठल जैसा हिस्सा होता है, तंतु, फिलामेंट, और उसके ऊपर एक थैली जैसी संरचना होती है, परागकोश, एंथर। जी। और इसी परागकोश के अंदर वो हजारों लाखों परागकण बनते हैं। हाँ बिल्कुल। परागकोश के अंदर कुछ खास थैलियां होती हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक्स कहते हैं इनको। अच्छा। इनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो एक विशेष तरह के विभाजन से गुजरती हैं, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। मियोसिस, हाँ। उससे ये परागकण बनते हैं। ये प्रक्रिया, जिसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं, ये पक्का करती है कि परागकण में पौधे की आधी मतलब हैप्लॉइड आनुवंशिक जानकारी ही हो। और ये परागकण तो बड़े कमाल के होते हैं। सुना है इनकी बाहरी परत, बाह्यचोल एक्साइन, वो स्पोरोपोलेनिन नाम के पदार्थ से बनी होती है। हाँ, स्पोरोपोलेनिन ये दुनिया के सबसे मजबूत जैविक पदार्थों में से एक माना जाता है। सबसे मजबूत मतलब कितना मजबूत? मतलब इतना मजबूत कि ये परागकणों को गर्मी, एसिड और यहाँ तक कि हजारों सालों तक खराब होने से बचाता है। हजारों साल? जी हाँ, इसी वजह से हमें पुराने जमाने के पौधों के परागकण जीवाश्म मतलब फॉसिल्स के रूप में मिलते हैं। सोचिए, हजारों साल पुरानी जानकारी इन नन्हे कणों में बंद। गजब। और इस बाहरी परत में कुछ छोटे छेद भी होते हैं, जर्म पोर्स कहते हैं, जहां से बाद में वो पराग नलिका निकलती है। अंदर की परत तो पतली ही होती है। और इनके विकास के दौरान पोषण वो कहाँ से मिलता है? उसके लिए एक खास परत होती है, टेपीटम। टेपीटम कहते हैं। वो पराग थैली के अंदर होती है, वही पोषण देती है। अच्छा, पर ये परागकण सिर्फ प्रजनन के लिए ही तो नहीं है, कुछ तो दिक्कत भी करते हैं। हाँ, वो भी है। कुछ पौधों के पराग, जैसे गाजर घास पार्थीनियम, उसके पराग हवा में फैलकर लोगों में जबरदस्त एलर्जी या दमा भी पैदा कर सकते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। लेकिन दूसरी तरफ ये पोषण से भी भरपूर होते हैं। आजकल वो पराग गोलियां भी आती हैं। हाँ, पॉलन टैबलेट्स। ये बात सही है कि इनमें पोषण काफी होता है। इन्हें ताकत बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, खासकर एथलीट्स। अच्छा। और इनकी जिंदगी भी अलग अलग होती है। जैसे चावल या गेहूं के परागकण है, वो झड़ने के बस आधे घंटे में बेकार हो जाते हैं। सिर्फ आधा घंटा? हाँ,
लेकिन दूसरी तरफ गुलाब कुल या मटर कुल के पौधों में ये महीनों तक कारगर रह सकते हैं। महीनों तक? जी। और कमाल की बात यह है कि इन्हें बहुत ठंडे तापमान पर, मतलब -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में सालों तक स्टोर करके रखा जा सकता है। अरे वाह! इसे पराग बैंक, पॉलिन बैंक कहते हैं। ये फसल सुधार कार्यक्रमों के लिए बहुत उपयोगी है। हाँ, ये तो बहुत काम की चीज हुई। अच्छा, अब मादा भाग पर आते हैं, स्त्री केसर। हाँ, स्त्री केसर। इसके मुख्य 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर एक चिपचिपा या रोएंदार सा हिस्सा होता है, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा कहते हैं जी। ये परागकणों को पकड़ता है। स्टिग्मा, हाँ। फिर एक नली जैसी वर्तिका होती है टाइल। और नीचे एक फूला हुआ हिस्सा, अंडाशय, ओवरी। अंडाशय। और इसी अंडाशय के अंदर वो बीजांड होते हैं, ओव्यूल्स। बिल्कुल। एक अंडाशय में एक भी हो सकता है, जैसे आम या गेहूं में, या फिर ढेरों हो सकते हैं, जैसे तरबूज या पपीते में। अच्छा। और यही बीजांड आगे चलकर बीज बनते हैं। हर बीजांड की भी अपनी संरचना होती होगी? हाँ बिल्कुल, उसमें एक डंठल होता है, सुरक्षा के लिए बाहरी परतें होती हैं, इंटीग्यूमेंस, एक छोटा सा छेद होता है, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल, और अंदर पोषक ऊतक भरा होता है, न्यूसेलस। और इसी पोषक ऊतक के अंदर वो मादा युग्मक, अंड कोशिका। हाँ, उसी के अंदर वो अंड कोशिका है, एग सेल, विकसित होती है। ये अंड कोशिका बनती कैसे है? मतलब क्या प्रक्रिया है? देखिए, बीजांड के अंदर एक खास कोशिका होती है, मेगास्पोर मदर सेल। ये भी जैसे परागकण बनते समय हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस से गुजरती है। अच्छा। इससे 4 कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन ज्यादातर पौधों में इनमें से सिर्फ एक ही बचती है, और वही आगे विकसित होकर बनाती है भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक। भ्रूणकोश? हाँ, इसे गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। और ये भ्रूणकोश क्या है? ये भ्रूणकोश ही असली मादा संरचना है, जहां निषेचन होगा। ये बहुत ही व्यवस्थित होता है। इसमें कुल 7 कोशिकाएं होती हैं, लेकिन केंद्रक 8 होते हैं। 7 कोशिकाएं, 8 केंद्रक, ये कैसे? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। इसमें बीजांड द्वार की तरफ एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। बीच में एक बड़ी केंद्रीय कोशिका होती है, जिसमें 2 केंद्रक होते हैं, जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और दूसरी तरफ, मतलब निभाग छोर पर, 3 और कोशिकाएं होती हैं। ये पूरी संरचना निषेचन के लिए एकदम तैयार रहती है। समझ गया। तो अब नर युग्मक वाले परागकण तैयार हैं और मादा युग्मक वाली अंड कोशिका भ्रूणकोश में तैयार है। अब इन्हें मिलना है। जी। और परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है, पॉलिनेशन। एकदम सही, क्योंकि ये युग्मक, मतलब गैमीट्स, खुद तो चल नहीं सकते, तो उन्हें किसी बाहरी मदद की जरूरत होती है। बाहरी मदद? मतलब कितने तरह का होता है ये परागण? हाँ, देखिए, मुख्य रूप से 3 तरह का मानते हैं। 3 तरह का? पहला है स्वयुग्मन, ऑटोगेमी, जब पराग उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाए। अच्छा, अपने ही फूल पर? हाँ। दूसरा है सजात पुष्पी परागण, जीटनोगामी, जब पराग उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर गिरे। है तो वही पौधा? हाँ, है तो वही पौधा। तो ये दिखने में पर परागण जैसा लगता है, पर क्योंकि पौधा वही है, तो आनुवांशिक रूप से ये स्वपरागण जैसा ही है। समझ गया। और तीसरा है पर निषेचन, जीनोगैमी, जब पराग एक पौधे से उड़कर या किसी तरह से दूसरे पौधे के फूल पर जाए। अच्छा, ये हुआ असली क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, असली आनुवांशिक विविधता इसी से आती है। पर ये परागकण एक फूल से दूसरे फूल तक या एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचते कैसे हैं? कोई ले जाता है इन्हें? देख, इसके लिए पौधे हवा, पानी या फिर प्राणियों की मदद लेते हैं। इन्हें परागण के कारक या एजेंट्स कहते हैं। कारक, एजेंट्स? हाँ, हवा और पानी तो हो गए अजीवीय कारक, एबायोटिक, और प्राणी जैसे कीड़े, पक्षी, चमगादड़ वगैरह, ये हो गए जीवीय कारक, बायोटिक। अच्छा, और ज्यादातर पौधे किस पर निर्भर करते हैं? ज्यादातर पौधे प्राणियों पर निर्भर करते हैं, खासकर कीटों पर। कीटों पर? हाँ। जैसे मधुमक्खियां? हाँ, मधुमक्खियां तो सबसे आम है। अच्छा, अगर हवा से परागण होता है, जैसे आपने कहा घास या मक्का में, तो उनमें क्या खास बात होती है? देखिए, हवा से परागण के लिए फूलों को कुछ अलग तरह का होना पड़ता है। उनके परागकण बहुत हल्के होते हैं, ताकि हवा में आसानी से उड़ सकें। ताकि हवा उड़ा ले जाए? हाँ, और उनके पुंकेसर अक्सर हवा में झूलते रहते हैं, ताकि पराग आसानी से बिखर सकें। और जो वर्तिकाग्र होता है, वो बड़ा और रोएंदार होता है, ताकि हवा में उड़ते हुए पराग को पकड़ सके। अच्छा, वो जो मक्के के भुट्टे पर रेशमी बाल जैसे दिखते हैं? हाँ, वो असल में उसके लंबे वर्तिका व वर्तिकाग्र ही हैं। वो हवा में उड़ते पराग को पकड़ने के लिए ही होते हैं।
अरे वाह, ये तो पता ही नहीं था। और पानी से परागण, वो कैसे होता है? पानी से परागण काफी कम पौधों में होता है। जैसे एक पौधा है वैलिसनेरिया या समुद्री घास है ज़ोस्टेरा। वैलिसनेरिया? हाँ, वैलिसनेरिया में क्या होता है कि मादा फूल एक लंबे डंठल के सहारे पानी के सतह पर आ जाता है और नर पराग पानी पर बहते हुए उस तक पहुंच जाते हैं। अच्छा। और समुद्री घास में तो ये पानी के अंदर ही हो जाता है। पर मजेदार बात यह है कि पानी में उगने वाले सारे पौधे पानी से परागण नहीं करते। जैसे कमल है या जलकुंभी। हाँ, जलकुंभी तो बहुत दिखती है। हाँ, तो उनमें परागण कीटों से या हवा से होता है। अच्छा, तो सबसे आम तरीका हुआ प्राणियों द्वारा परागण? जी हाँ, खासकर कीटों द्वारा। और ऐसे फूलों में खास अनुकूलन होते हैं। वो आमतौर पर बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, उनमें खुशबू होती है ताकि प्राणी आकर्षित हों। बिल्कुल। और उनमें मकरंद मतलब नेक्टर, एक मीठा रस होता है। ये प्राणियों के लिए एक तरह का इनाम है। इनाम जैसे आने की फीस? हाँ, कह सकते हैं। कुछ फूल तो और भी चालाक होते हैं। जैसे अमोफोफेलिस का फूल है, वो तो 6 फुट तक लंबा हो सकता है। 6 फुट? हाँ, या यूका का पौधा है। ये कीटों को अंडे देने के लिए सुरक्षित जगह भी देते हैं और बदले में कीट परागण कर देते हैं। ये एक तरह का सहजीवन लेन देन है। ये तो बड़ा स्मार्ट तरीका है। पर क्या ऐसा भी होता है कि कोई प्राणी आए, मकरंद पी जाए और परागण ना करे? हाँ, बिल्कुल होता है। कुछ प्राणी ऐसे चोर भी होते हैं। वे मकरंद या पराग तो ले जाते हैं पर परागण में मदद नहीं करते। उन्हें पराग या मकरंद दस्यु मतलब रॉबर्स कहते हैं। चोर? ये भी सही है। अच्छा, एक बात और, अगर एक ही फूल में नर और मादा दोनों हिस्से हैं, जैसा कि ज्यादातर में होता है, तो स्वपरागण मतलब सेल्फ पोलिनेशन तो बहुत आसान होगा। हाँ, आसान तो है। पर क्या ये हमेशा अच्छा होता है पौधे के लिए? नहीं, हमेशा नहीं। देखिए, अगर लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी स्वपरागण होता रहे तो आनुवांशिक विविधता कम हो जाती है। इससे पौधे की अगली पीढ़ियां कमजोर हो सकती हैं। कमजोर? हाँ, उनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो सकती है या वो बदलते पर्यावरण के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। इसे कहते हैं अंतःप्रजनन अवनमन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अच्छा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन तो पौधे से रोकने की कोशिश करते होंगे। बिल्कुल। पौधे अक्सर स्वपरागण को रोकने और परपरागण को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। इसके लिए उन्होंने कई तरीके विकसित किए हैं। क्या तरीके हैं ये? कई हैं। जैसे एक तरीका यह है कि नर और मादा हिस्सों का परिपक्व होने का समय अलग अलग हो। मान लीजिए परागकण पहले बन गए पर वर्तिकाग्र तब तक तैयार ही नहीं हुआ उन्हें लेने के लिए। अच्छा, टाइमिंग अलग अलग कर दी। हाँ, या फिर उनकी बनावट ऐसी हो कि पराग आसानी से उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच ही ना पाए। जगह ही ऐसी हो। जी। और एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है स्व असामंजस्य, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये एक तरह का जेनेटिक लॉक सिस्टम है। इसमें फूल अपने ही पराग को पहचान लेता है और उसे अंकुरित होने से रोक देता है। पहचान लेता है मतलब उसे पता चल जाता है कि ये अपना पराग है? हाँ, एक तरह से ये रासायनिक स्तर पर होता है। और एक तरीका ये भी है कि पौधे नर और मादा फूल ही अलग अलग बनाए या फिर नर पौधे और मादा पौधे ही अलग अलग हों, जैसे पपीते में होता है। अच्छा, पपीते में नर मादा अलग होते हैं। तभी कहता है कि सारे पपीते के पेड़ों पर फल नहीं लगते। बिल्कुल सही। तो जब पराग चाहे अपने फूल का हो या दूसरे का वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो फूल कैसे पहचानता है कि ये सही वाला है या गलत वाला? ये एक बहुत ही कमाल का रासायनिक संवाद है। इसे पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। वर्तिकाग्र पराग कण की पहचान करता है। पहचान कैसे? लेता है। फिर पराग अंकुरित होता है और एक पॉलन ट्यूब बनाता है। ट्यूब जैसी? हाँ, एक पतली सी नली जो वर्तिका से होती हुई अंडाशय में बीजांड तक पहुंचती है। और अगर पराग गलत किस्म का है या उसी फूल का है और उसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो अंकुरित ही नहीं होता या नलिका आगे नहीं बढ़ पाती। ये तो बड़ा सटीक सिस्टम है। और इसी पहचान की समझ का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक वो कृत्रिम संकरण करते हैं अच्छी किस्में बनाने के लिए। बिल्कुल, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में यही तो करते हैं। मान लीजिए हमें 2 अलग अलग पौधों के गुणों को मिलाना है तो हम क्या करते हैं, जिस पौधे को मादा बनाना है उसके फूल खिलने से पहले उसके पुंकेसर मतलब परागकोश हटा देते हैं। इसे कहते हैं विपुंसन
इमैस्कुलेशन, ताकि उसका अपना पराग उस पर ना गिरे। सही। फिर उस फूल को एक थैली से ढक देते हैं, इसे बैगिंग कहते हैं, ताकि बाहर से कोई अनचाहा पराग ना आ जाए। अच्छा। फिर जब उसका वर्तिकाग्र तैयार हो जाता है तो हम मनचाहे दूसरे पौधे से पराग लाकर उसके वर्तिकाग्र पर डाल देते हैं और फिर से थैली लगा देते हैं। हाँ, ताकि फिर कोई और पराग ना आए। इस तरह हम पक्का करते हैं कि निषेचन केवल हमारे चुने हुए पराग से ही हो। इससे हमें बेहतर गुणों वाली फसलें मिलती हैं। ये तो कृषि के लिए बहुत जरूरी तकनीक हुई। अच्छा, तो पराग नलिका बन गई और वो बीजांड तक पहुंच गई। अब क्या होता है? अब आता है वो खास मोड़। हाँ, अब आता है वो सबसे अनूठा कारनामा जो सिर्फ फूल वाले पौधों, मतलब आवृत बीजी पौधों में होता है। दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। दोहरा निषेचन नाम से लग रहा है कुछ 2 बार होता है। बिल्कुल सही समझे। देखिए, पराग नलिका अपने साथ 2 नर युग्मक मेल गैमीट्स लाती है। 2, एक नहीं। नहीं, 2। जब ये नलिका बीजांड के अंदर भ्रूण कोश में पहुंचती है तो ये उन दोनों नर युग्मकों को वहां छोड़ देती है। भ्रूण कोश में, जहां अंड कोशिका है। हाँ, अब यहाँ 2 महत्वपूर्ण मिलन होते हैं, 2 संलयन होते हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला संलयन, एक नर युग्मक जाता है और अंड कोशिका से मिल जाता है। इस मिलन को कहते हैं युग्मक संलयन, सिंगैमी। इससे बनता है युग्मनज, जाइगोट। इसमें गुणसूत्रों का पूरा सेट होता है, मतलब ये द्विगुणित 2n होता है। और यही युग्मनज आगे चल के भ्रूण बनेगा, नन्हा पौधा। बिल्कुल, यही भ्रूण बनेगा। अब आता है दूसरा संलयन, जो दूसरा नर युग्मक है। हाँ, दूसरा वाला। वो भ्रूण कोश के बीच में जो बड़ी केंद्रीय कोशिका थी, जिसमें 2 केंद्रक थे। हाँ, वो पोलर न्यूक्लियाई वाले। जी, वो दूसरा नर युग्मक उन दोनों ध्रुवीय केंद्रकों से मिल जाता है। अब सोचो, एक नर युग्मक का केंद्रक और 2 पहले से मौजूद केंद्रक, कुल कितने मिल गए? 3। सही। इसीलिए इस दूसरे संलयन को कहते हैं त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन। इससे एक खास तरह का केंद्रक बनता है जो त्रिगुणित, मतलब 3n होता है। इसे कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वाह, मतलब एक ही भ्रूण कोश के अंदर 2 जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक युग्मक संलयन और एक त्रिसंलयन। बिल्कुल, और क्योंकि 2 संलयन हो रहे हैं, इसीलिए इसे कहते हैं दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये सिर्फ फूल वाले पौधों में ही होता है? जी हाँ, ये इनकी एकदम खास पहचान है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों? इसका फायदा क्या है? इसका बहुत बड़ा फायदा है। देखिए, पहले संलयन युग्मक संलयन से तो बन गया युग्मनज, जो आगे भ्रूण बनेगा। हाँ। और दूसरे संलयन त्रिसंलयन से जो PEN बना, वो आगे विकसित होकर बनाता है भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। और ये भ्रूणपोष क्या है? ये बनने वाले भ्रूण के लिए भोजन का भंडार है। अरे, मतलब बच्चे के साथ साथ उसके खाने का, उसके लंच बॉक्स का भी इंतजाम एक साथ हो गया। बिल्कुल, यही इसकी खूबी है। ये सुनिश्चित करता है कि भ्रूण को विकास के लिए जरूरी पोषण मिले। बिना पोषण के भ्रूण विकसित नहीं हो पाएगा। ये तो कमाल की एफिशिएंसी है प्रकृति की। तो ये भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म, ये कैसे विकसित होता है? वो जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना था ना, वो तेजी से विभाजित होना शुरू कर देता है और भ्रूणपोष ऊतक बनाता है। और ये विकास अक्सर भ्रूण के विकास से थोड़ा पहले ही शुरू हो जाता है, ताकि खाना पहले तैयार हो जाए। हाँ, ताकि नन्हे भ्रूण को पोषण मिलना शुरू हो जाए। अब ये भ्रूणपोष 2 तरह से बन सकता है। एक होता है मुक्त केंद्रिकी, फ्री न्यूक्लियर, जैसे नारियल का पानी देखा है। हाँ, बिल्कुल। वो असल में मुक्त केंद्रिकी भ्रूणपोष है, जिसमें हजारों केंद्रक बस कोशिका द्रव्य में तैरते रहते, उनके चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं बनती शुरू में। अच्छा, नारियल पानी एंडोस्पर्म है? हाँ, और बाद में जब कोशिका भित्ति बन जाती है तो वो कोशिकीय सेल्यूलर हो जाता है। जैसे नारियल की गिरी या करी जो हम खाते हैं, वो कोशिकीय भ्रूणपोष है। वाह, ये तो आज पता चला। और कुछ बीजों में, जैसे मटर है, मूंगफली है, उनमें भ्रूण के विकास के दौरान ये सारा भ्रूणपोष इस्तेमाल हो जाता है। बीज पकने तक बचता ही नहीं। तो फिर भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? उनमें भ्रूण के बीज पत्र, कॉटिलिडन्स, मोटे और गूदेदार हो जाते हैं। वो भोजन जमा कर लेते हैं। लेकिन गेहूं, मक्का, अरंडी जैसे बीजों में भ्रूणपोष बीज पकने के बाद भी बचा रहता है। वो बाद में बीज के अंकुरण के समय काम आता है। अच्छा, तो कुछ में बचता है, कुछ में खत्म हो जाता है। और उधर जो युग्मनज बना था, जाइगोट,
उसका क्या होता है? युग्मनज भी विभाजित होना शुरू करता है और भ्रूण एम्ब्रियो बनाता है। ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें वो पहले गोलाकार होता है, फिर हृदयाकार और फिर एक नन्हे पौधे का रूप लेता है। नन्हा पौधा मतलब उसमें सब कुछ होता है, जड़, तना? हाँ, उसमें भविष्य का तना बनाने वाला हिस्सा होता है, प्रांकुर, प्लूम्यूल, और भविष्य की जड़ बनाने वाला हिस्सा मूलांकुर, रेडिकल, और साथ में होते हैं बीजपत्र, कॉटिलेडन्स। बीजपत्र? हाँ, द्विबीजपत्री पौधों में जैसे चना, मटर, आम, इनमें 2 बीजपत्र होते हैं, और एक बीजपत्री पौधों में जैसे गेहूं, मक्का, चावल, घास, उनमें एक ही बड़ा बीजपत्र होता है जिसे स्कूटेलम कहते हैं। स्कूटेलम? जी, ये बीजपत्र या तो खुद भोजन जमा करते हैं या कल भ्रूणपोष से भोजन सोखकर भ्रूण तक पहुंचाने में मदद करते हैं। समझ गया। तो दोहरा निषेचन हुआ, भ्रूण बना, भ्रूणपोष बना, और ये सब बीजांड के अंदर हो रहा है। तो फिर बीज कैसे बनता है? एकदम सही सवाल। निषेचन के बाद पूरा का पूरा बीजांड, ओव्यूल, ये धीरे धीरे बीज, सीड में बदल जाता है। पूरा बीजांड ही? हाँ, बीजांड की जो बाहरी सुरक्षा परतें थी, इंटेगिमेंट्स, वो सूखकर और सख्त होकर बीज का छिलका यानी बीजावरण, सीड कोट बनाती हैं। अच्छा, वो बीज का कवर? जी, और बीज के अंदर नन्हा भ्रूण और उसके लिए भोजन या तो भ्रूणपोष के रूप में या बीज पत्रों में सुरक्षित रहता है। तो बीज तो पौधों के लिए एक तरह से वरदान जैसे हुए। बिल्कुल। बीज लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद है और बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें नई पीढ़ी को जन्म देने की क्षमता होती है। हाँ। ये मुश्किल परिस्थितियों में जैसे सूखा या बहुत ठंड में सुप्तावस्था, डोमेंसी में चले जाते हैं और महीनों या सालों तक जिंदा रह सकते हैं, सही मौका मिलने का इंतजार करते हैं। सही माहौल मिलने पर रुकते हैं। बिल्कुल। इनमें भोजन का भंडार होता है जो अंकुरण के समय नन्हे पौधे को शुरुआती पोषण देता है, और सबसे बड़ी बात, ये बीज हवा, पानी या जानवरों के जरिए दूर दूर तक फैल सकते हैं। इससे पौधा नई जगहों पर पहुंचता है और अपनी प्रजाति को फैलाता है। हाँ, ये तो है, बीजों का फैलना बहुत जरूरी है। और कुछ बीज तो कमाल ही कर देते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि आर्कटिक टुंड्रा में कोई 10,000 साल पुराना बीज मिला था और वो अंकुरित भी हो गया। हाँ, ल्यूपिनस आर्टिकस का बीज, ये बिल्कुल सच है। और मृत सागर के पास किंग हेरोड के महल से खजूर का बीज मिला था जो लगभग 2000 साल पुराना था, और वो भी अंकुरित हुआ। 2000 साल? ये तो वाकई प्रकृति का चमत्कार है। अच्छा, तो बीजांड बन गया बीज, और अंडाशय का क्या हुआ? ओवरी? जैसे बीजांड बीज में बदलता है, वैसे ही अंडाशय, ओवरी, पककर फल बन जाता है। अंडाशय से फल बनता है? जी हाँ। और अंडाशय की जो दीवार होती है वो फल की दीवार यानी फल भित्ति, पेरिकार्प, बनाती है। यही फल भित्ति गूदेदार हो सकती है या सूखी। अच्छा, तो फल भी अलग अलग तरह के होते होंगे? हाँ, बहुत तरह के। कुछ फल गूदेदार होते हैं जैसे आम, संतरा, टमाटर, और कुछ सूखे होते हैं जैसे मूंगफली, सरसों, गेहूं। टमाटर फल है? हम तो सब्जी समझते हैं। हाँ, वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से टमाटर फल है क्योंकि वो अंडाशय से विकसित होता है और उसमें बीज होते हैं। अच्छा, ये नई जानकारी मिली। और ज्यादातर फल सिर्फ अंडाशय से ही बनते हैं, उन्हें हम वास्तविक फल, ट्रू फ्रूट कहते हैं। लेकिन कुछ फलों के बनने में अंडाशय के साथ साथ फूल के दूसरे हिस्से भी शामिल हो जाते हैं, जैसे पुष्पासन, थैलेमस। पुष्पासन, वो फूल का आधार? हाँ, जैसे सेब है या स्ट्रॉबेरी है, उसमें जो हम खाते हैं वो ज्यादातर फूला हुआ पुष्पासन होता है। ऐसे फलों को आभासी फल, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। सेब आभासी फल है? अच्छा, और कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिनमें बीज ही नहीं होते, जैसे केला? हाँ, बिल्कुल। कुछ फल बिना निषेचन के ही अंडाशय से विकसित हो जाते हैं। इन्हें अनिषेक जनित फल, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। बिना निषेचन के? जी, केला इसका क्लासिक उदाहरण है। ये प्राकृतिक रूप से भी होता है और आजकल कुछ हार्मोन्स का छिड़काव करके भी बीज रहित फल उगाए जाते हैं, जैसे अंगूर या संतरे की कुछ किस्में। तो ये हुई सामान्य प्रक्रिया जिससे बीज और फल बनते हैं। क्या कुछ खास या खेलें अजीब तरीके भी हैं जिनसे पौधे प्रजनन करते हैं? हाँ, 2 बातें और हैं जो बहुत दिलचस्प है और अक्सर पौधों में मिलती हैं। अच्छा, क्या है वो? एक है असंजनन, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, ये क्या होता है? बीज? लेकिन बीज तो लैंगिक प्रजनन से बनता है। हाँ, यही तो मजा है। ये है तो अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें नर और मादा युग्मकों का मिलन नहीं होता।
पर ये लैंगिक प्रजनन की नकल करता है, क्योंकि इसका अंतिम उत्पाद बीज ही होता है। ये तो बड़ा अजीब है। इसका क्या फायदा होता होगा? खेती के लिए, खासकर हाइब्रिड मतलब संकर किस्मों के लिए, ये एक वरदान साबित हो सकता है। हाइब्रिड किस्मों के लिए कैसे? देखिए, हाइब्रिड बीज बहुत अच्छे गुण वाले होते हैं, पैदावार ज्यादा होती है, लेकिन वो महंगे होते हैं। और अगर किसान हाइब्रिड फसल से मिले बीजों को अगले साल बोए तो वो गुण वैसे के वैसे नहीं रहते, वो बिखर जाते हैं। हाँ, ये तो सुना है। हर साल नया बीज खरीदना पड़ता है। हाँ, जैसे पौधे के समान होंगे। मतलब हाइब्रिड गुण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहेंगे। अरे, तो किसान उन्हीं बीजों को बार बार इस्तेमाल कर सकेगा। हाँ, उसे हर साल महंगे हाइब्रिड बीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए वैज्ञानिक इस पर बहुत शोध कर रहे हैं कि कैसे एपोमिक्सिस के जीन्स को सामान्य फसलों में डाला जा सके। ये तो क्रांति ला सकता है कृषि में। और दूसरी दिलचस्प बात क्या थी? दूसरी है बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब? एक से ज्यादा भ्रूण। एकदम सही। यानी एक ही बीज के अंदर एक से ज्यादा भ्रूण का पाया जाना। एक बीज में एक से ज्यादा पौधे? हाँ, बिल्कुल। ये नींबू, संतरे या आम की कुछ किस्मों में काफी आम है। नींबू संतरे में? मैंने तो कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ, होता है। इसमें क्या होता है कि निषेचन से जो सामान्य भ्रूण बनता है वो तो बनता ही है, लेकिन उसके साथ साथ बीजांड के अंदर जो पोषक ऊतक न्यूक्लियस की कुछ कोशिकाएं होती हैं, वो भी विभाजित होकर भ्रूण जैसी संरचनाएं बना लेती हैं। बिना निषेचन के? हाँ, वो अलैंगिक रूप से भ्रूण बना देती हैं। तो एक ही बीज के अंदर कई भ्रूण हो सकते हैं। कभी संतरे का बीज खोलकर ध्यान से देखें तो शायद आपको एक से ज्यादा नन्हे भ्रूण दिख जाएं। अगली बार पक्का देखूंगा। ये तो बहुत ही रोचक बात है। तो ये थी फूलों की दुनिया की, कह सकते हैं, अंदरूनी कहानी। कैसे उनके नर और मादा हिस्से बनते हैं, कैसे परागण होता है हवा से, पानी से, कीट पतंगों से। हाँ, और कैसे पौधे स्वपरागण रोकते हैं। और फिर वो कमाल का दोहरा निषेचन, जिससे भ्रूण और उसके भोजन, भ्रूणपोष, दोनों का इंतजाम होता है। बिल्कुल। और फिर कैसे बीजांड बीज बनता है और अंडाशय फल। और साथ ही ये खास तरीके भी, एपोमिक्सिस यानी बिना निषेचन के बीज, और पोलीएम्ब्रियोनी यानी एक बीज में कई भ्रूण। वाकई प्रकृति की इंजीनियरिंग कमाल की है। बिल्कुल। और ये पूरी प्रक्रिया ये सिर्फ पौधों के अपने अस्तित्व के लिए ही जरूरी नहीं है, ये हमारे लिए, पूरे जीव जगत के लिए जीवन का आधार है। हाँ, ये तो है। हमारा ज्यादातर खाना, सोचिए, अनाज, दालें, फल, सब्जियां, मेवे, ये सब इन्हीं लैंगिक प्रजनन की प्रक्रियाओं की देन है। हमारी पूरी कृषि इसी पर टिकी है। हाँ। और ये सिर्फ खाना ही नहीं, ये पूरी पृथ्वी के इकोसिस्टम को चलाती है। सही कहा। दोहरा निषेचन, बीज का बनना, फलों का विकास, जिससे बीज दूर दूर तक फैल सके, ये सब वो रणनीतियां हैं जिन्होंने पौधों को इस धरती पर इतना सफल बनाया है। सोचते हुए भी हैरानी होती है, जैसा कि हमारी स्रोत सामग्री में भी एक सवाल उठाया गया था। एक छोटा सा नन्ना सा अंजीर का बीज, उससे कैसे कितना विशाल पेड़ बन जाता है। हाँ। और फिर वो एक पेड़ अपने जीवन काल में लाखों या शायद करोड़ों नए बीज कैसे पैदा कर देता है। प्रकृति की ये उत्पादन क्षमता, ये जीवन को बनाए रखने और फैलाने की रणनीति वाकई अद्भुत है। सच में सोचने वाली बात है। उम्मीद है फूलों के इस अंदरूनी संसार की यात्रा, ये गहरी पड़ताल आप सबको रोचक लगी होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। जी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराई में उतरने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।